सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए प्यारे से लेक्चर में, जिसमें हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ये हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका आज लेक्चर 6 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो होगा मोललता, मोल प्रभाज, और साथ में हम ट्राई करेंगे पीपीएम और पीपीवी खत्म कर दें। ठीक है, नहीं कि सांद्रता पद आज ही सारा हम फिनिश कर दें। इसमें पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बीच में 3-4 दिन लेक्चर नहीं आए थे, तो उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी थी हेल्थ को लेकर, इसलिए नहीं आ रहे थे। बट अभी फीलिंग वेल, सभी अच्छा है, तो कंटिन्यूअसली लेक्चर प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं कि सबसे पहले मोललता की परिभाषा हम लिखेंगे कि सर परिभाषा क्या होती है। तो मोललता की कंडीशन में हम विलयन की बात नहीं करने के, मोललता की कंडीशन में हम बात करेंगे विलायक की। ठीक है, और मोललता आपको पता है ताप अप्रभावित पद था। मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बता चुका था कि ये ताप अप्रभावित पद है, तो मतलब इसके अंदर आयतन नहीं होने का। तो इसके अंदर सर क्या होगा, इसके अंदर होगा द्रव्यमान या भार। ठीक है, अच्छा सर, तो सर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे भैया कि मेरे पास 1 किलोग्राम, द्रव्यमान की बात होगी, आयतन की नहीं होने की अब। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में, अब यहाँ पे विलयन की भी बात नहीं होनी, मैं आपको बताया था शुरू में ही कि हम सारे के सारे जितने भी सांद्रता पद पढ़ेंगे उन सब में विलयन की बात करेंगे, लेकिन मोललता जो टॉपिक होगा उसमें हम विलायक की बात करेंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम विलयन मोललता कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। अच्छा सर, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल होंगे, विलय के जितने मोल होंगे वही उसकी मोललता होगी। ठीक है, तो विलय के मोल और बटे में क्या आ जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार, और ये क्या में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो आपका फॉर्मूला प्यारा से ये बन जाएगा, डेफिनेशन से फॉर्मूला ये बन जाएगा। कैसे सर? अगर मैं विलायक का भार 1 किलोग्राम ले लूं, ए यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक से आप विलय के मोल को डिवाइड करोगे तो विलय के मोल ही बचेंगे, और विलय के मोल किसके बराबर हो जाएंगे, मोललता के। यही मैंने आपको परिभाषा में बोला था। ठीक है, कि अगर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित जितने भी विलय के मोल होंगे उसे ही विलयन की हम क्या बोल देंगे, मोललता। इसे छोटे एम से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं किसे, मोललता को। विलय के मोल आपको पता है, विलय का मतलब बी है और मोल का मतलब एन है। ठीक है, एनबी से प्रदर्शित कर रहे हैं हम विलय के मोलों को, और विलायक के भार को हम प्रदर्शित कर रहे हैं डब्ल्यू ए से, और ये क्या में होना चाहिए, किलो। तो प्यारा सा फॉर्मूला ये भी आपका एक बन जाएगा। ठीक है, जिसे हमने प्रदर्शित कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, ओके सर। सर यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक जिसे हम बोलते हैं, या इसकी जगह आप एक छोटा सा एम भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर हम एनबी को खोल सकते हैं, यस सर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एनबी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, जहां पर डब्ल्यू क्या है, भार है विलायक का, और एम क्या है, अणुभार है विलायक का। ठीक है, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको बता चुका था, यह नॉर्मल सी चीज है। मोल का फॉर्मूला जब आप खोलोगे तो भार बटे अणुभार होता है। ठीक है सर। सर अगर डब्ल्यू ए की वैल्यू ग्राम में हो, मान लो आपको अगर डब्ल्यू ए की वैल्यू ग्राम में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, ग्राम में, तो इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए, किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो क्या में आ जाएगा फिर ये, किलोग्राम में। अगर आपको डब्ल्यू ए की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में ग्राम में दे रखी थी, उसको आपको किलोग्राम में चेंज करना है, तो उसे कितने से भाग दोगे आप, 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा सर, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ा के दिखा सकता हूं? यस सर, बिल्कुल। तो यहां से m बराबर आ जाएगा, एनबी को मैंने खोल दिया डब्ल्यू बी बटे एमबी में। सर डब्ल्यू बी बटे एमबी में, फिर मेन बटा आएगा नीचे ये वाला, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए सर ग्राम में लिया आपने। ठीक है, इस बार मैंने ग्राम में ले रखा।
अगर डब्ल्यू ग्राम में, मुझे तो किलोग्राम में चाहिए। अगर डब्ल्यू ग्राम में है तो फिर कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। सर हमने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो अब ये क्या में चेंज हो गया, वापस से किलोग्राम में ही चेंज हो गया। ठीक है, अब जो बाहर वाले हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, और जो अंदर वाले हैं उनकी आपस में गुणा हो जाएगी। इतना मैथ सभी को आता होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा यहां से, इस m बराबर WB की गुणा किस में हो रही है सर, 1000। ठीक है सर, WB गुणा 1000। सर MB की गुणा हो रही है WA में, MB गुणा WA, और यहां पे कंडीशन क्या है कि WA ग्राम में होना चाहिए भाई। ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आपको जो न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वो आपको इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करने हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आपको सोल्व करने, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल के अंदर जो WA की वैल्यू मिलेगी वो 90% चांस है ग्राम में मिले। ठीक है, अगर वो किसी कुछ परसेंट ग्राम में नहीं है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब बता दूंगा, तो फिर किलोग्राम में दे रखी होगी तो फिर 1000 से भाग नहीं देने के। ठीक है ना, बढ़िया। WB क्या है, हमारे विलय का भार होगा कि कितना ग्राम विलय घुला हुआ है, और MBM उसका अणुभार होता है। अणुभार अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में सब चीज सिखाई गई है, जितनी भी बेसिक सी चीजें हैं। अच्छी बात है सर, चलिए इसे उतार लीजिए, फिर मैं रफ कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने मैंने एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लिया है, इस न्यूमेरिकल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला गया है कि 58.5 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, इससे एक विलयन बना होगा, उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने नमक को कैस के अंदर घोल दिया, NaCl का मतलब होता है भाई साहब नमक। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे NaCl की जगह आपको नमक लिखा हुआ मिले, तो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। अच्छी बात है सर। तो सर घोला किसे गया है, सर NaCl को घोला गया, तो NaCl यहाँ पे विलय हो गया, और ये मतलब विलय का भार दिया हुआ है। तो WB की वैल्यू कितनी आ गई, 58.5 ग्राम। बहुत बढ़िया सर, 500 ग्राम जल में घोल रखा सर, जिसमें घोला जाता है उसे हम विलायक मान के चलते हैं। तो WA की वैल्यू कितनी आ गई, 500 ग्राम। 500 ग्राम। सर MB निकालना पड़ेगा, MB होता है अणुभार। MB क्या होता है, अणुभार। और सर यहाँ पे तो NaCl है, NaCl का अणुभार कैसा होगा सर, Na का तो जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, और Cl का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5। दोनों को आप जोड़ दोगे तो 0.5, 5 और 3 8, 2 और 3 5, 58.5 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58.5। आपको मोललता निकालनी है भाई, तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है WB अपॉन में MB इंटू WA, और अगर WA ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना, और अगर WA ग्राम में नहीं है, किलोग्राम में है, तो फिर ऊपर 1000 से गुणा नहीं करने के। हमने 1000 से गुणा कर दी क्योंकि WA की वैल्यू ग्राम में दी हुई थी। ठीक है, बढ़िया सर। M बराबर क्या होगा भाई, WB की वैल्यू 58.5 गुना कर दी सर आपने 1000 से। MB की वैल्यू कितनी है सर, MB की वैल्यू 58.5, और गुना सर WA से, WA की वैल्यू 500। सर 58.5 से 58.5 पूरा कट जाएगा, और 500 से 1000 दो बार कट जाएगा, और M की वैल्यू आ गई सर 2M। M की वैल्यू कितनी आ गई, 2M, यानी कि इसकी विलयन जो बना होगा उसकी मोललता कितनी है सर, 2 है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। न्यूमेरिकल को उतार लीजिए, फिर हम मोल प्रभाज पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मोल प्रभाज की, कि मोल प्रभाज क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल प्रभाज का दूसरा नाम है मोल अंश। मोल अंश, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें मोल आया हुआ है, तो इसमें पूरी की पूरी कहानी सिर्फ मोल की होगी, यानी कि मोल से ही इसका फॉर्मूला बनेगा। कैसे होगा देखो जरा ध्यान से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी विलयन जो होता है, विलयन के अंदर हम द्विवंगी विलयन की बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ दो ही पदार्थ हमने आपस में मिला रखे होंगे, एक विलय और एक विलायक। ठीक है सर।
अब मान लो इन दोनों का मोल प्रभाज निकाला जाता है अलग अलग, विलयन का मोल प्रभाज नहीं निकाला जाता, या तो विलय का मोल प्रभाज, जो विलयन बना है ना विलयन, विलयन के अंदर विलय का मोल प्रभाज अलग से निकाला जाता है, या फिर विलायक का अलग से मोल प्रभाज निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा सर कैसे निकलता है, होता क्या है, देखो जरा। जिसका भी मोल प्रभाज आप निकाल रहे हो, मान लो आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना, जिसका भी आप मोल प्रभाज निकाल रहे हो, मान लो आप विलय का मोल प्रभाज निकाल, तो विलय के मोलों को आप भाग दे दोगे विलयन के कुल मोल से। विलय के मोलों को आप भाग दे दोगे किससे, विलयन के कुल मोलों से, तो किसका मोल प्रभाज निकल जाएगा, विलय का मोल प्रभाज। मान लो आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मोलों को आप भाग किससे दे दोगे, विलयन के कुल मोलों से। सर समझने देखो ऐसे परिभाषा लिख लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लो जरा। किसी विलयन में उपस्थित घटकों में से, किसी विलयन में उपस्थित घटकों में से किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल तथा उस विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी विलयन में उपस्थित घटकों में से किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा सर, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से। काई का सिंबल कुछ ऐसे थोड़ा डिजाइनर वाला एक्स बना दियो, ठीक है ना, डिजाइनर वाला एक्स बना दियो, इसे हम क्या बोलते हैं, काई। ठीक है, अच्छा सर, ये काई है भाई, काई, इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं। बहुत बढ़िया सर, हम समझ आ गया। अब मान लो मुझे विलय का निकालना है, विलय का निकालना है मतलब काई बी, बी का मतलब विलय होता है, तो काई बी में निकाल रहा। तो जब मैं विलय का मोल प्रभाज निकाल रहा, तो मतलब विलय के मोल और बटे में विलयन के कुल मोल। अब विलयन के अंदर सिर्फ दो ही चीज उपस्थित है, एक तो क्या है, विलायक, और एक है विलय, तो दोनों के मोल जोड़ दो आपस में, तो यानी कि NB प्लस Na, तो विलयन के कुल मोल हो जाएंगे ना भाई। भाई विलयन किससे मिलकर बना हुआ है, विलय से मिलकर बना हुआ और विलायक से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो उसमें सिर्फ मोल भी तो विलय और विलायक के होंगे, कोई तीसरी चीज के थोड़े ही होंगे। तो पूरे विलयन के मोल कितने हो जाएंगे भाई, विलय के मोल और विलायक के मोल दोनों को जोड़ दो, पूरे विलयन के मोल आ जाएंगे। अच्छा सर, तो यहां से आप विलय का मोल प्रभाज ऐसे निकाल सकते हो कि विलय के मोल और कुल मोल के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लो सर आपको काई निकालना हो, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, तो कोई बात नहीं, विलायक के मोलों को भाग दे दो आप विलयन के कुल मोलों से, विलयन के कुल मोलों से भाग दे दो, क्या टेंशन है भाई, निकल जाएगा। अच्छा सर, तो सर अगर किसी न्यूमेरिकल में दोनों को निकालने का बोल दिया गया कि भाई विलय का भी निकाल लो विलायक का भी निकाल लो, तो क्या मैं दोनों का अलग अलग करके ऐसे फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, नहीं। बड़ी अच्छी बात है इनके बारे में, क्या कि काई ए और जो काई बी है, इन दोनों की वैल्यू हमेशा एक होती है। कितनी होती है, एक। यानी कि काई ए की वैल्यू जो भी आएगी और काई बी की वैल्यू जो भी आएगी, अगर आप उन दोनों को जोड़ दोगे तो उसका मान हमेशा एक होगा, हमेशा एक, कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब मान लो अगर आपको बोल दिया गया कि न्यूमेरिकल के अंदर, जैसे मैं आपको आगे सोल्व भी कराऊंगा तो तभी बता दूंगा, चलो कोई टेंशन नहीं, इस चीज को उतार लो। काई ए क्या है, विलायक का मोल प्रभाज, काई बी क्या है, विलय का मोल प्रभाज, दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक। क्लियर है बात, ठीक है सर। अच्छा एक और बात, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, भाई मोल से मोल को आप डिवाइड कर रहे हो तो मात्रक से मात्रक भी तो कट जाएगा, इसका भी मात्रक मोल, इसका भी मात्रक मोल, मोल से मोल कट जाएगा तो मात्रक कुछ नहीं बचने का, तो इसका मात्रक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसका भी न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लेते हैं कैसा होता है। देखो क्या बोला गया है, 2 मोल बेंजीन को 4 मोल टॉलुइन में घोला गया, इससे प्राप्त विलयन में सभी घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने भी घटक हैं, अब घटक तो सिर्फ दो ही हैं भाई विलयन के अंदर, एक बेंजीन है और एक टॉलुइन है, दो ही चीजों को मिला रखा है, एक बेंजीन को और एक टॉलुइन को, ठीक है। सर बेंजीन को हम टॉलुइन में मिला रहे, तो मान लो यहाँ पे बेंजीन विलय हो गया और टॉलुइन यहाँ पे विलायक हो गया, ठीक है। तो सर बेंजीन के मोल है 2, तो यानी कि NB की वैल्यू सर दे दी इन्होंने 2, तो Na की वैल्यू कितनी होगी सर, 4 मोल, 4 मोल, ठीक है। इसकी 2 मोल है,
इसकी 4 मोल है। बहुत बढ़िया, यहां से मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से आंसर लिख रहा हूं। सर दोनों सभी घटकों के मोल प्रभाज निकालने हैं, मतलब मेरे को काई बी भी निकालना है और मेरे को काई ए भी निकालना है, सही बात है। अच्छा सर, तो मैं पहले काई बी निकाल लेता हूं। काई बी का मतलब क्या होगा कि भैया बी के मोल, विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हो ना, तो विलय के मोल और विलय के मोल सर 2 हैं, और इसे भाग दे दो कुल मोल से। कुल मोल मतलब इसके 2 मोल, इसके 4 मोल, 2 में 4 जोड़ दो तो 2/6, यानी कि काई बी की वैल्यू आ गई सर 1/3, 1/3। ठीक है सर, 2 से 6 को काट दोगे आप, 1/3 में आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सही बात है। ओके सर, सर का ये भी तो निकालना है, का ये भी निकाल के दिखाओ, आ जाओ सर, का ये निकालते हैं। तो सर क्या मैं दोबारा से इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करूं? आपकी इच्छा है। का ये आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आप इसके मोल रख सकते हो ए के पहले, और फिर कुल मोल ऐसे करके भी निकाल सकते हो। चलो ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ। पहले ए के मोल कितना है सर? 4 मोल है, और कुल मोल कितना आ गया? 4, 2 को जोड़ दोगे 6, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, तो काई ए की वैल्यू आ जाएगी सर 2/3। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। निकाल के देख लो जरा, कैसे सर? देखो जरा, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे निकाल रहा हूँ, देखो जरा। काई ए और काई बी अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। कैसे? काई ए की वैल्यू सर आपने निकाली 2/3 आई, और यहाँ पे काई बी की वैल्यू निकाली 1/3 आई। 2 और 1 नीचे देखो, नीचे जो आपका हर है वो समान है तो 1 ही आ जाएगा, और दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 2 और 1 3, 3 से 3 को काट दोगे तो वैल्यू 1 के बराबर ही आएगी। आ गई वैल्यू 1, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब आप 2 अलग अलग तरीके से ना निकाल के आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि सर आपने स्टार्टिंग में काई बी की वैल्यू निकाल दी। बिल्कुल सर, सर मुझे पता है काई ए प्लस काई बी बराबर होता है 1, काई बी की वैल्यू मुझे पता है, काई ए निकालना, तो चूंकि यहाँ पे काई बी प्लस में है तो उधर जाके कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से एक फॉर्मूला ये भी तो बन गया कि काई ए बराबर हो गया 1 माइनस काई बी के, 1 माइनस काई बी के। भाई माइनस काई बी अगर आप इधर लेके आओगे तो दोनों पर प्लस हो जाएंगे ना, तो वही हो जाएगा काई ए प्लस काई बी बराबर 1। तो मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर दिया। तो सर यहां से मुझे काई ए निकालना था, 1 में से मैं माइनस कर दूंगा काई बी, जो कि मैंने निकाल लिया 1/3 है, 1/3। यहां से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम लोगे तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, और इसमें से 1 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो काई ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। उम्मीद है आपको मैथ्स आता होगा थोड़ा बहुत, इतना मैथ्स तो आता होगा। चौथी 5वीं 6वीं के बच्चे इस मैथ्स को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अभी दोनों चीजों को पढ़कर मैंने आपको मोल प्रभाज भी पढ़ा दिया है, और मैंने आपको इसके साथ साथ क्या पढ़ा दिया है? मोललता। लेकिन अगर एक टाइप का न्यूमेरिकल इस मोल प्रभाज में बन गया तो आप फंस जाओगे, तो उस वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी, ठीक है। वैसे एक न्यूमेरिकल्स का लेक्चर अलग से आएगा, जिसमें सारे के सारे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी आपको कराए जाएंगे। जो आंकिक प्रश्न होते हैं ना, ये वाले, ये सारे एडवांस लेवल के भी कराए जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई इस टाइप का न्यूमेरिकल हो सकते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपको मोललता के न्यूमेरिकल सोल्व करा दिए थे, ठीक है, एक लेक्चर बनाया हुआ है। बाकी जब हम अलग से न्यूमेरिकल्स का लेक्चर बनाएंगे तब सारे के सारे एडवांस न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। अभी इसे उतार लीजिए। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा अपर लेवल का न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में आपको फंस जाते हैं अगर मैं आपको इस टाइप का नहीं कराता, जब आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते। क्या बोला गया है? 13 ग्राम बेंजीन को 92 ग्राम टॉलुइन में घोला गया, प्राप्त विलयन में सभी घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया कि 13 ग्राम बेंजीन है। अच्छा सर, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू यहाँ पे आपको दे दी गई है कि सर 13 ग्राम है बेंजीन, और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है सर? 92 ग्राम है टॉलुइन, ठीक है सर। लेकिन हमें तो सर मोल चाहिए, क्योंकि मोल प्रभाज हम मोल की सहायता से निकालते हैं, और मोल निकालना बड़ा आसान है भाई। आपको पता है कि Na बराबर क्या होता है? WA/M में, यानी कि जो भी WA की वैल्यू होगी उसे Ma से भाग दे दो। मान लो NB की निकालनी है तो WB/MB, सही बात है। तो NB और Na आपको चाहिए, WA और WB इसमें दे रखा, WA और WB दे रखा, MAM भी आप निकाल सकते हो कि इनके अनुभार निकाल के देख लो। सर कैसे निकालना है हमें थोड़ी पता, इनके फॉर्मूला तो हमें पता नहीं है।
कोई बात नहीं, फॉर्मूला धीरे धीरे आपको याद होते रहेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं क्या है। बेंजीन की बात हो रही है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। सर नहीं, ये तो आप गलत बना रहे, हमने तो ऐसे देखी थी बेंजीन, ऐसे सर, ऐसे ऐसे होती है सर बेंजीन। ये और ये एक ही बात है भाई, ठीक है, ये और ये एक ही बात है, सही है। ये अणुसूत्र है, ये संरचना सूत्र है, ऐसे समझ लीजिए। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। और सर टालुइन का क्या होता है सर? C6H5CH3, ये टालुइन का फॉर्मूला होता है। जब आप इसका अणुभार निकाल लोगे तो 12 का, एक कार्बन का 12 होता है, टोटल 6 कार्बन है तो 12 6 72। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? एक और टोटल 6 कार्बन, तो 6 हो गया 72 और 6 78। तो इसका अणुभार टोटल आ गया 78, यानी कि एमबी कितना आ गया भाई इसका? इसका एमबी आ गया सर 78। सर टालुइन का एमबी कितना आएगा? इसी तरीके से टालुइन का एमबी आ जाएगा 92, निकाल के देख लेना। 7 कार्बन हो गए, एक कार्बन का 12 होता है, 7 कार्बन कितने हो गए? 12 से 84, और 9 कार्बन हो गए, है ना, 84। और आपका कितने कार्बन हो गए इसमें? 8 कार्बन, सॉरी 84 और 8 कितने हो जाएंगे? 92। अच्छी बात है सर। अब आप यहां से मोल निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे? कि भैया NB बराबर हो जाएगा, NB की वैल्यू कितनी है सर? WB की वैल्यू होगी 13 और MB की वैल्यू होगी 78। 13 ही कम 13, 13 6 78, तो इसके मोल आ गए 1/6। सर Na निकाल सकते हैं, Na 92/92, क्योंकि 92 ही ग्राम दिया हुआ है और 92 ही इसका अणुभार आया है, तो 1 आ जाएगी इसके मोल की वैल्यू, ठीक है। दोनों घटकों का मोल प्रभाज आपको निकालना है। अब निकाल लो जरा। सबसे पहले हम काई भी निकाल लेते हैं, काई भी निकाल लेते हैं। काई भी बराबर होगा 1/6 बटे में 1/6 प्लस का 1, एकदम सही बात है। काई भी बराबर NB के मोल बटे में NB मोल प्लस 1। फॉर्मूला ऐसे भाई, देखो NB बटे में NB प्लस Na, सही बात है। NB की वैल्यू आपने 1/6 निकाल ली, 1/6 1/6, और Na की वैल्यू 1 निकाल ली, सही बात है सर। ऊपर वाले को जो का त्यों रखो, अभी निचले वाले को सोल्व कर लो। 6 एलसीएम आ जाएगा, एकदम सही बात है। 1 का 1 आ जाएगा, 6 से 6 कट गया क्योंकि, और 6 की 1 में गुणा हो जाएगी तो 6 आ जाएगा। अंदर वालों की अंदर गुना, बाहर वालों की बाहर गुना, सही बात है। ओके सर, थोड़ा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है क्या कैमरे में? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ये 1 है भाई, 1। जब आप इससे आगे बढ़ोगे, देखो मैं यहां से आगे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहां से आगे ऊपर लिख रहा हूँ। 6 की 1 में गुना करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 और 1 होता है 7, 7 की 6 में गुना कर रहे हैं आप, 7 गुना 6 रहेगा, एकदम सही बात है। 6 से 6 कट गया, तो काई बी की वैल्यू आ गई सर 1/7। कितनी आ गई? 1/7। तो क्या सर इसी फॉर्मूले का यूज करके मुझे काई ए निकालना है? क्यों निकालना है भाई आपको इस फॉर्मूले का यूज करके, जब मैंने आपको बता दिया कि काई ए बराबर होगा आपका, काई ए बराबर होगा आपका 1 माइनस के काई बी, और काई बी की वैल्यू 1/7 है, काई बी की वैल्यू 1/7 है। 7 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 7 की गुणा 1 में 7 आ जाएगा, और 1 जो का त्यों रहेगा। 7 में से 1 घट गया, कितने बचेंगे? 6/7। तो काई ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6/7। दोनों की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। काई बी 1/7 है और काई ए कितना है? 6/7 है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं तो ऐसे आप सोल्व करोगे। सबसे पहले आप दोनों के मोल निकाल लोगे, जो भी डब्ल्यू एल डब्ल्यू बी आपको दे रखा होगा उसकी सहायता से, ठीक है। आज का लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, तो इतना ही हम रोक देते हैं। बचा हुआ जो पीपीएम और पीपीबी है वो हम कल के लेक्चर में फिनिश कर देंगे, और साथ के साथ कल हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे भाई, ठीक है ना। उन पे भी, और एक दो जो भी होगा नॉर्मल, तभी हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।